हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो हम लोग आज वैद्युत विभव के 5वें लेक्चर को देख रहे हैं, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पे वैद्युत विभव को निकाला। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पज़ से, न्यूमेरिकल पर्पज़ से। वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, जैसे जहाँ कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र है, सपोज जहाँ कहीं भी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सरफेस लिया जाए जिस पे उपस्थित सारे पॉइंट क्या हों, समान विभव पर हों। अर्थात एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सारे बिंदु समान विभव पर हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ये पृष्ठ कैसे ड्रा होता है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, तो एक बिंदु आवेश के द्वारा पहले हम लोग समझें। ये हमारा एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। इसके कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये 3 डायमेंशनल होगा, अर्थात हर डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर अगर P कोई r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P पर वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है बच्चों? यह हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R के। ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु आवेश से जो किसे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो उसका विभव ये तो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी Q भी कांस्टेंट है, सिर्फ R वेरिएबल है, यानी दूरी पर ही डिपेंड करता है वैद्युत विभव। तो यदि हम ऐसे बिंदुओं को लें जो समान दूरी पे हों, जो क्या हों, समान दूरी पे हों, तो उनके लिए R सेम होगा, और अगर R सेम होगा तो V भी सेम होगा, है ना? V भी बराबर होगा। अर्थात किसी भी पॉइंट स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित बहुत सारे पॉइंट्स अगर लेते हैं और उनको ड्रा करते हुए एक सरफेस ड्रा करेंगे, तो वह जो सरफेस होगा वह एक समविभव पृष्ठ होगा। और 3 डायमेंशन में अगर हम लोग इस बात को इमेजिन करें, तो वह क्या होगा? एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो समविभव पृष्ठ आ रहा है वह क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस आ रहा है, जिसका रेडियस क्या होगा? फिक्स होगा। कोई भी समान एक दिए गए रेडियस का अगर स्फीयर हम ड्रा करें किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर, तो वह एक समविभव पृष्ठ होगा। ओके, तो यहाँ समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा को एक लाइन में लिख सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित ऐसे बिंदु, ऐसा पृष्ठ जिस पर सारे बिंदु क्या हो, समान विभव पे हों, तो वह पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के केस में कैसा समविभव पृष्ठ आ गया? एक स्फेरिकल सरफेस। इसी तरीके से अगर कोई वैद्युत क्षेत्र किसी बड़े से आवेश के कारण हो, जहाँ समांतर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो? एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, यानी इसके इधर कहीं बहुत ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, जिनके कारण ये वैद्युत बल रेखाएं एक समान रूप से आगे बढ़ रही हैं, तो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें अगर हम समविभव पृष्ठ ड्रा करना चाहें, तो यहाँ पर हमें एक प्लेन सरफेस मिलता है। इस केस में हमें जो पृष्ठ समविभव पृष्ठ मिलता है, तो प्लेन मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समविभव पृष्ठ की आकृतियाँ हमें मिलती हैं। समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देख लिया जाए। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि ऑल पॉइंट्स
और एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत जो समविभव पृष्ठ होता है, इसके प्रत्येक बिंदु से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वे हमेशा उस पृष्ठ से लंबवत ही होती हैं, है ना। तो वैद्युत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत समविभव पृष्ठ के पर जो भी पॉइंट है वहाँ से अगर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो हमेशा लंबवत होंगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि समविभव पृष्ठ पर अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को हम ले आएं तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotential surface is equal to 0। किसी भी समविभव पृष्ठ पे दो बिंदुओं के बीच में अगर आप किसी आवेश को ले जाएंगे तो कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है। क्यों कार्य नहीं करना पड़ता है, आइए इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो बिंदु हों और उनके बीच विभवांतर कितना हो, डेल्टा वी। ठीक है। सपोज ये समविभव पृष्ठ हमने ड्रा कर लिया और या सिंपल केस अगर लिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच विभवांतर अगर डेल्टा वी है और तो यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य करना पड़ता है W और Q0 आवेश हम लेके आ रहे हैं, है ना। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है, यानी जो हमारा VA माइनस VB इक्वल टू हो जाता है W/Q0 के, और ये क्या हो जाता है डेल्टा V इक्वल टू W/Q0 के। एकांक आवेश दो बिंदुओं के बीच में जब एकांक आवेश को लाते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है वही दोनों के बीच का विभवांतर होता है। अब आइए इस केस में समझें। समविभव पृष्ठ के केस में अगर पॉइंट हमारा यहाँ A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ अगर यहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, डेल्टा V हमारा क्या है 0 है, तो वर्क बराबर क्या होता है W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V के, यही होता है। अगर दो बिंदु हैं उनके बीच विभवांतर हमें पता हो और कितना कूलाम आवेश ला रहे हैं, ये दो चीज़ पता हो, कितना आवेश है और कितना विभवांतर है, दोनों बातें पता हो तो दोनों का गुणा कर देंगे, उतना जूल कार्य करना पड़ता है आपको। लेकिन समविभव पृष्ठ के केस में क्या हो जाता है, बट इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, डेल्टा V बराबर क्या 0, क्योंकि इसका परिभाषा यही है। इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 0 बराबर 0, है ना। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो गया कि किसी भी समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में कितना भी आवेश आप मूव करते रहिए, कोई भी कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा और अंतिम पॉइंट है कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, ठीक है।
तो इस तरीके से समविभव पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग आज, वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, आवेशों का कोई निकाय है, कोई सिस्टम है। सपोज कि हमारे पास एक आवेश, दो या दो से अधिक आवेश का एक निकाय हो। सपोज कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पर Q1 है और एक आवेश यहाँ पर Q2 है और एक आवेश यहाँ हमने और रख दिया Q3। ये तीन आवेशों का एक निकाय है, कहीं पर स्टेबल है, रखा गया है। तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये है कि इस सिस्टम को तैयार करने में जितना कार्य करना पड़ा होगा वही इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ये इस निकाय की संरचना करने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, अगर ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो वही कार्य ही इस सिस्टम का, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई कि आवेशों के किसी निकाय की संरचना करने में, उन आवेशों को अनंत से ले आकर के लाने में और उस आवेश को संरचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सपोज सबसे पहले एक सिंपल दो आवेशों का एक निकाय है की स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ प्लस Q1 आवेश इस पॉइंट A पर है, पॉइंट B पर प्लस Q2 आवेश है। ठीक है, तो इस निकाय की रचना करने में कितना कार्य करना पड़ा होगा? तो सबसे पहले यहाँ कहीं इनफाइनाइट से हम एक एक आवेश को लेकर के आएंगे, जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर Q1 को हम लेकर के अनंत से लेकर के आ रहे हैं तो ये जो W1 होगा ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब पहला आवेश आ रहा है तो कोई आवेश है, कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो इसलिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप दूसरे आवेश को Q2 को लेकर के आएंगे तब तक यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका होगा। किसके कारण? प्लस Q1 आवेश के कारण। और अगर इन जहाँ इसको लिख रहे हैं Q2 को, अगर डिस्टेंस R है तो इस Q1 के कारण यहाँ पर एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा और तब आपको Q2 को वहाँ पर लाने पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि प्लस Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा? W1 = 0। ठीक है, और जब ये रख दिया गया तो प्लस Q1 के कारण पॉइंट B पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? विद्युत विभव कितना हो जाएगा? इसको V लिख दें, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1/R हो गया। तो जब इस पॉइंट B का पोटेंशियल पता चल गया, विद्युत विभव पता चल गया और इस पे हम Q2 आवेश को ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? एकांक देखिए, अगर विद्युत विभव V है यानी 1 कूलाम आवेश को उस पॉइंट पे लाएंगे तो आपको V वोल्ट कार्य करना पड़ेगा, है ना, या V जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़ेगा। और अगर Q2 लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? Q2 × V के, है ना। इसलिए Q2 को अनंत से पॉइंट B तक
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना होगा, इसको हम लोग लिख देंगे W2 और W2 इसका हो जाएगा Q2 इंटू वी के, और Q2 इंटू वी लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R के, ये इतना कार्य हो गया W2। तो टोटल Q1 और Q2 दोनों को लाने में कितना कार्य हो जाएगा, अर्थात यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः Q1 तथा Q2 को लाकर, ठीक है, कहाँ से, अनंत से लाकर, अनंत से लाकर निकाय की रचना, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W इजकल टू हो गया W1 प्लस W2। तो W1 तो 0 है, तो ये यही हो गया W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। और यही कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसलिए Q1 तथा Q2 निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इजकल टू हो गया W के, और यही U बराबर हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना क्या, जूल, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, जूल में होगा। तो ये तो केस हो गया जब दो आवेश हमारे पास हैं, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या होगा जब 2 से अधिक आवेश होंगे, 3 आवेश हों, क्या होगा जब 4 आवेश हों। तो सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 3 आवेश होगा, यहाँ Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया, तो एक एक पेयर को बनाने में जितना जूल कार्य करना पड़ेगा उन सबको आप सम कर लेंगे, वह टोटल कार्य होगा उस निकाय की संरचना करने में, और उन सबको जब सम करेंगे तो वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 3 आवेशों के केस में क्या फार्मूला हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए इसकी संरचना करेंगे तो यह आ जाएगा Q1 Q2 अपान R, ठीक है, Q1 Q2 अपान R के, ओके। और इसकी संरचना करेंगे तो यह Q2 Q3 अपान R हो जाएगा। इसकी रचना करेंगे तो Q3 और Q1 बाई R हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें, ये हम लिख सकते हैं R12 लिख सकते हैं, मैंने 1 और 2 के बीच की दूरी, इसको 2 और 3 लिख सकते हैं, इसको 3 और 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग और भी 3, 4, 5 जितने भी आवेशों का कोई निकाय होगा तो एक एक पेयर के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी इसको हम लोग कैलकुलेट करके सारे पेयर्स किया गया कार्य हम लोग जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे।